नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस हिंदी की क्लास में। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं एस्टेट 2023 टीजीटी पीजीटी हिंदी की। आज की क्लास उन सभी कैंडिडेट के लिए इम्पोर्टेंट है जो 2023 में एस्टेट का पेपर देने वाला है और उसका सब्जेक्ट है हिंदी। ठीक है, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर 2021 का पीजीटी हिंदी का पेपर सॉल्व। और प्रीवियस ईयर पेपर करने का बहुत फ़ायदा होता है। पहली बात तो आपको आइडिया आता है कि प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं और बहुत सारे प्रश्न रिपीट भी हो जाते हैं, मतलब ऑप्शन से आगे ऑप्शन बन जाते हैं। तो शुरू करते हैं फिर आज की हमारी ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं फिर आज की हमारी ये क्लास, और हम वो 60 प्रश्न देखेंगे जो हमारे सब्जेक्ट के मतलब हिंदी के पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से शुरू होते हैं हिंदी के वो 60 प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, एक एक चीज़ को ध्यान से देखना क्योंकि यही चीज़ें आपके पेपर में आपके काम आएंगी। तो पहला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा से रहित वाक्य है। तो ये आपने बताना है कि कौन से वाक्य में जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग नहीं हुआ। तो पहला वाक्य है, हमें बुराइयों से बचना चाहिए। एक बात आप हमेशा याद रखना कि जब भी कोई भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयोग हो जाए तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। तो यहाँ बुराई क्या है, एक भाव है, और बुराई शब्द संज्ञा है जो भाववाचक संज्ञा है, बहुवचन में प्रयोग हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। तो ये तो हो गया सही। दूसरा है, पर्वतीय शटा दर्शनीय होती है। आगे देखते हैं, वह कलयुग का दुर्योधन है। ठीक है, तो एक नई चीज़ यहाँ आपने ध्यान रखनी है कि जब भी कोई भी मतलब ऐसा इंसान है, अगर हम बात करें दुर्योधन में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन दुर्योधन की जो बुराइयां थी, उसके अवगुण थे, उसकी तुलना किसी के साथ की जा रही है, तो इसका मतलब दुर्योधन जैसे लोगों की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा आ जाएगी। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, गुणों की समानता आ जाए चाहे अवगुणों की समानता आ जाए तो वहां पर क्या आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो यहाँ पर दुर्योधन की बात नहीं हो रही। अगर तो सीधा सीधा दुर्योधन की बात होती तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाती, लेकिन दुर्योधन जैसा वह कौन, कोई है, उसे दुर्योधन जैसा बताया जा रहा है, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला है, यशोदा हमारे घर की सरस्वती है। यशोदा हमारे घर की सरस्वती है, तो यशोदा को सरस्वती जैसा बताया जा रहा है, चाहे किसी भी तरीके से बताया जा रहा है, क्योंकि हम कहते हैं तो ये तो साक्षात्कार सरस्वती है, तो ऐसा कहा गया है, तो इसका मतलब यहाँ भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। तो फिर कौन सा वाक्य रह गया जहाँ जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग नहीं हुआ, पर्वतीय शटा दर्शनीय होती है। ठीक है, तो हमारा यही सही आंसर है। उम्मीद है आपको जातिवाचक संज्ञा का जो मतलब जिस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है समझ आया होगा। अगला हमारा प्रश्न है, अलंकारों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। पहली बात, इस पर विशेष ध्यान देना है कि नहीं पूछा है या हाँ पूछा है, ज़्यादातर प्रश्न नहीं करके ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है, अर्थ साम्य यमक का आवश्यक तत्व है, इसलिए समानार्थक शब्दों की आवृत्ति में यमक अलंकार होता है। तो पहला ही ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यमक में अर्थ साम्य नहीं होता। ठीक है, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप लोग देख सकते हैं कि जेते तुम तारे तेते नभ में तारे। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि भगवान को कहा जा रहा है कि जितने लोगों का तुमने उद्धार किया है उतने तो आसमान में तारे भी नहीं हैं। तो एक तारे का अर्थ हो गया उद्धार करना, ठीक है, तारना, और दूसरे का अर्थ हो गया आसमान वाले तारे। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें अर्थ साम्य नहीं है ना, तो यही हमारा जो ऑप्शन है वो गलत है। अगले भी हमने देखने हैं क्योंकि ये आपके आगे काम आएंगे। ऐसा ही उदाहरण आप एक और देख सकते हैं, जैसे काली घटा का घमंड घटा। एक काली घटा आसमान में छाने वाली घटा, और घमंड घटा, एक घटा का अर्थ हो गया कम होना। तो यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है। दूसरा है, उपमेय में उपमान का संशय होने के कारण संदेह अलंकार में सत्य सत्य का निश्चय नहीं होता। तो ये सही है, बिल्कुल सही है संदेह अलंकार के बारे में। ठीक है, उसके बाद अगला है, अनेकार्थवाची शब्दों द्वारा अनेक अर्थों के अभिधान में श्लेष अलंकार
होता है। तो ये भी सही है, श्लेष अलंकार में होता है। ठीक है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, तो वहाँ पर पानी के कई अर्थ आ जाते हैं, तो ये भी सही है। अपहनुति अपहनुति अलंकार में वास्तविक उपमेय तथ्य को छिपाकर अवास्तविक उपमान तथ्य की स्थापना की जाती है, तो यहाँ पर ये भी सही है। ठीक है, तो अगला ऑप्शन हमारा प्रश्न है, इसका मतलब यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक ही हो जाएगा, 92 का आंसर। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से मालिनी छंद का लक्षण नहीं है। छंद आपको ऊपर ऊपर से करके काम नहीं चलेगा, चाहे छंद है चाहे अलंकार है, सारे करने पड़ेंगे। रस के बारे में भी पूरी डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यह वर्णिक समवृत्त छंद है, तो ये ठीक है, वर्णिक समवृत्त छंद ही होता है मालिनी। ठीक है, इसके प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं, ये भी ठीक है। इसमें 7 और 8 वर्णों पर यति होती है, तो ये गलत है। यहाँ पर 8 आना था, ठीक है, और यहाँ पर 7, इसमें 8 और 7 वर्णों पर यति होती है। अगला है, यह नगण नगण मगण यगण यगण के योग से बनता है। तो आपको पता है कि एक जो मतलब ये नगण जगण का क्या रोल होता है, य माता राज, य माता राज भान सलगा, तो ये है यगण तगण। यगण में क्या आ जाता है, ये लघु हो गया, ये गुरु हो गया, फिर गुरु हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से मगण में क्या आ जाएगा, तीनों ही गुरु आ जाएंगे। ठीक है, तगण में आ जाएगा गुरु गुरु और लघु, इस तरीके से होते हैं। तो मतलब कि नगण में होती हैं लघु लघु लघु, नगण में लघु लघु होती हैं न स ल, तीने न स ल ये वर्ण आ जाते हैं ना, तो यहाँ पर तीनों ही लघु होते हैं। मगण में होते हैं, मगण में तीनों ही गुरु आ जाते हैं। फिर जगण में लघु गुरु गुरु आ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको भी आपको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। तो ये मतलब 3 ऑप्शन सही है, जो गलत है वो है तीसरा, इसमें 8-7 वर्णों पर यति होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सर्वनाम विषय कौन सा विवरण गलत है। यहाँ भी गलत देखना है, ये संज्ञा के स्थानपन्न होते हैं, ये संज्ञा के स्थानपन्न होते हैं। ठीक है, सही है। यह शब्द के बारे में पूछा गया है, तो यह निश्चयवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कोई से हमें कोई निश्चय नहीं है ना, तो इसका मतलब ये अनिश्चयवाचक है। ठीक है, उसके बाद आ गया, आप केवल आदरार्थ प्रयुक्त होता है, तो ये गलत है, क्योंकि आपका प्रयोग आदर देने के लिए भी होता है और निजवाचक सर्वनाम भी है। मुख्य रूप से निजवाचक सर्वनाम पूछा जाता है, तो यहाँ पर ध्यान देना है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ओज कांतिमती गौड़ी रीति के विषय में यह स्थापना किस आचार्य की है। तो ये स्थापना है बामन की। बामन ने कहा है कि जो मतलब बामन के अनुसार जो वैदर्भी रीति होती है ना, वैदर्भी रीति होती है, उसमें कौन कौन से गुण होते हैं, सारे ही गुण विद्यमान होते हैं, ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है। वैदर्भी रीति में सारे गुण विद्यमान होते हैं। ठीक है, फिर गौड़ी रीति में ओज और कांति, तो यही इन्होंने कहा है ना, गौड़ी रीति में ओज और कांति गुण होते हैं। पांचाली में माधुर्य और सौकुमार्य होते हैं, तो ये तीनों ही याद रखने। बामन के अनुसार वैदर्भी में सभी गुण होते हैं, गौड़ी में ओज कांति होते हैं, पांचाली में माधुर्य और सौकुमार्य गुण होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया अगला क्वेश्चन, अधिसूचना के विषय में असंगत, तो ये पॉइंट याद रखने हैं। अगला अगर आपको कोई पेपर में ऐसा प्रश्न मिलता है, तो यही पॉइंट आपके लिए पॉइंट बनकर सामने आ सकते हैं। ठीक है, इसमें विविध सरकारी नियमों आदेशों आदि की घोषणा होती है, तो ये ठीक है। प्रेक्षक के स्थान पर उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग नहीं होता। इसका संबंध सर्वसाधारण या संबंधित व्यक्तियों से होता है, सूचना दी जाती है। ठीक है, इसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर 3 हमारे सही है, जो ऑप्शन नंबर 2 है वो गलत है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, फिर पूछा है। वीर, अद्भुत और रौद्र परस्पर मित्र होते हैं, तो ये तीनों ही रस मित्र होते हैं। श्रृंगार रस का वर्ण श्वेत तथा देवता प्रथम
प्रमथ माना जाता है, तो ये गलत है। यहाँ पर श्रृंगार रस का जो वर्ण होता है वो श्याम होता है, अच्छे से याद रखना है। श्रृंगार रस का वर्ण श्याम होता है और देवता क्या होता है, कामदेव। कामदेव आप कह सकते हैं या विष्णु। तो यहाँ पर यही ऑप्शन गलत है, तो यही हमारा आंसर है। अगले ऑप्शन देख लीजिए। करुण और भयानक हास्य रस के शत्रु होते हैं, ये भी ठीक है। शांत रस का स्थायी भाव शम है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत कथन। निम्नलिखित में से असंगत कथन। हिंदी के रीति शास्त्र का आधार संस्कृत काव्य शास्त्र है। ठीक है, ये सही है। हिंदी कवियों में अलंकार, रस और ध्वनि के ही लक्षण और उदाहरण देने का सामान्यता प्रयत्न देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी सही है। अगला है, केशव का काव्य प्रवृत्ति की दृष्टि से तो रीतिकाल में आता है किंतु कालक्रम की दृष्टि से नहीं, तो ये भी सही है। देव रीतिकाल के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य हैं, तो देव हैं जो वो रीतिकाल के रीतिवद्ध कवि हैं। ठीक है, रीतिवद्ध कवि हैं। आचार्य कहलाए तो हैं लेकिन आचार्य के रूप में इन्हें इतनी प्रसिद्धि नहीं मिली है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कहानी और कहानीकार से संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित है। सुमेलित मतलब इन सभी को सुमेलित करना है, तो हम यहाँ से ही सुमेलित करते हैं। 11 वर्ष का समय किसकी रचना है, रामचंद्र शुक्ल की। बड़े भाई साहब प्रेमचंद की। ठीक है, फैंस के इधर उधर किसकी है, ज्ञान रंजन की। यही सच है मन्नू भंडारी की। अगर आपको कोई भी नहीं आती ना तो पहले आप देख लीजिए कि जो आती है, तो यही सच है कहानी किसकी है, ये मन्नू भंडारी की है, सबको ही पता है। तो यहाँ से आप इसको सुमेलित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर इसके अनुसार कौन सा हो जाएगा, उस विकल्प को आपने देख लेना है। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा प्रश्न है, अतीत में दबे पाम पाठ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मोहनजोदड़ो शहर की विशेषताओं से सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यह छोटे मोटे कृत्रिम टीलों पर नियोजित ढंग से बसा है। तो अतीत में दबे पाम 12वीं कक्षा में है, ओम थानवी की रचना है। राइटर का नाम पूछ लिया जाए तो ये बिल्कुल सही है कि कृत्रिम टीलों पर बसाया गया है पाठ के अनुसार। ठीक है, यहाँ सड़कों और गलियों का पूर्ण विस्तार था, ये भी ठीक है। जल निकास के लिए शहर भर में नालियों का विस्तार था, ये भी ठीक है। ठीक है, उसके बाद घरों के दरवाजे मुख्य सड़कों पर खुलते थे, तो ये गलत है क्योंकि घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर ना खुल के पीछे गली में खुलते थे, तो यहाँ पर यही ऑप्शन गलत है। नमक का दारोगा किस प्रकार की कहानी है, तो नमक का दारोगा एक आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानी है। ठीक है, अगला है, हिंदी कविता में राष्ट्रीय चेतना की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ भी पूछा है, सही नहीं है। आश्रयदाता की स्तुति में रचित आदिकालीन वीर गाथात्मक काव्य राष्ट्रीय कविता का संकुचित और विकृत रूप है, तो ये सही है। ठीक है, अगला है, भूषण की राष्ट्रीय भावना में अखंड भारत के निर्माण का स्वर प्रमुख है। तो भूषण की जो काव्य था उसमें वीर रस प्रधान था। ठीक है, और हिंदी जाति के ये प्रतिनिधि कवि माने जाते, तो यहाँ पर ये गलत है। द्विवेदी युग के कवियों की राष्ट्रीय भावना आदर्शवादी है और उसमें सुधार की प्रवृत्ति है, ये भी ठीक है। छायावादी कवियों ने अपनी देशभक्ति को एक सांस्कृतिक आवरण से मंडित किया है, ये भी सही है। तो 102 नंबर प्रश्न का उत्तर आ जाएगा हमारा भूषण। ठीक है, भूषण की राष्ट्रीय भावना वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अगला है, एक कहानी यह भी पाठ के अनुसार मन्नू भंडारी को साहित्य की दुनिया में प्रवेश कराने किसने करवाया था। तो ये पाठ पढ़ोगे तो पता चलेगा किसने करवाया था, प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने। ठीक है, अगला है, संतो देखत जग बोराना टोपी पहरे माला पहरे शाप तिलक अनुमाना। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर कबीर जी क्या कह रहे हैं, लोगों के बाहरी आडंबरों के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बाह्यडंबरों की निरर्थकता। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, तुलसीदास ने अपनी किस रचना में चातक की निष्ठा को भक्त की अनन्यता के रूप में विस्तार पूर्वक चित्रित किया है। तो यहाँ पर दोहावली सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर दोहावली हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रिया शब्दों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। कर्म के आधार पर क्रियाएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है,
प्रयोग के आधार पर कुछ क्रिया शब्द सकर्मक और अकर्मक दोनों तरह से प्रयुक्त होते हैं, ये भी सही है। द्विकर्मक क्रियाओं में एक कर्म प्राणीबोधक होता है, एक दूसरा कर्म पदार्थ बोधक होता है, ये भी सही है। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक नहीं होती। प्रेरणा देके कोई काम करवाना तो उसमें अकर्मक क्रिया नहीं आएगी, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, हाँ ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो द्विकर्मक क्रियाओं में एक कर्म प्राणीबोधक होता है और दूसरा कर्म क्या होता है, पदार्थ बोधक। तो उसमें क्या होता है कि जो पदार्थ वाची कर्म होता है वो मुख्य होता है, ठीक है, और प्राणीबोधक होता है वो गौण होता है। इस चीज़ का भी आपने विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, काव्य हेतु विषय कौन सी विचार सारणी सही नहीं है। सही नहीं पूछा है, ठीक है। काव्य के मुख्य हेतु 3 हेतु माने गए हैं, तो हमने पढ़ लिया है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। अच्छे से पढ़ लिया है, जिसने क्लास नहीं देखी तो देख सकता है, एक प्रश्न आना लाजमी है। कवि की नव नमोन्मेषशालिनी बुद्धि को प्रतिभा कहते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, यहाँ पर ये भी सही है। अगला है, मम्मट शक्ति, प्रतिभा को शक्ति कहा है मम्मट ने, पढ़ा है हमने। निपुणता और अभ्यास तीनों को सम्मिलित रूप से काव्य के हेतु मानते हैं, तो ये भी सही है। बामह के अनुसार प्रतिभा काव्य का अनिवार्य हेतु नहीं है। तो यहाँ पर सीधा सीधा पता चल रहा है कि बामह ने प्रतिभा को काव्य का प्रमुख गुण माना है, प्रमुख हेतु माना है। तो यहाँ पर यही हमारा क्या है, सही आंसर हो जाएगा। जिस बच्चे ने क्लास देखी है काव्य हेतु वाली, तो आराम से इस प्रश्न का आंसर कर पाया होगा। अगला है, काव्य गुणों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। तो आचार्य बामन गुण को शब्दार्थ का धर्म मानते हैं, ठीक है। आचार्य बामन गुण को शब्दार्थ का धर्म मानते हैं। दूसरा है, आनंद वर्धनाचार्य गुण को रस का धर्म मानते हैं। भरत मुनि ने गुणों को 10 शब्द गुणों और 10 अर्थ गुणों में विभाजित किया है। तो पहले 2 सही है, लेकिन यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि बामन ने ऐसा किया है। बामन ने गुणों को 10 शब्द गुणों और 10 अर्थ गुणों में बांटा है। किसने बांटा है? बामन ने, ठीक है। सीधा सीधा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। मम्मट ने 3 ही गुण माने हैं, कौन कौन से? माधुर्य, ओज और प्रसाल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस विकल्प में छंद का लक्षण सही नहीं है? द्रुत विलंबित वर्णित समवृत छंद है जो नगण, दो भगण और रगण के योग से बनता है, ठीक है। अगला है, ये सही है। ये जो नगण भगण रगण है ना, ये अच्छे से आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा। वंशस्थ वर्णिक समवृत छंद है जो जगण, तगण, जगण और रगण के योग से बनता है। चौपाई मात्रिक सम छंद है, ठीक है, जिसके अंत में गुरु लघु वर्जित माना जाता है, ठीक है। उसके बाद सोरठा मात्रिक अर्ध सम छंद है जिसमें सम चरण तुकांत होते हैं। तो यहाँ पर सोरठा के बारे में गलत है, क्योंकि सोरठा में पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो वाक्य कौन सा यहाँ शुद्ध है? हमें सदैव ही सत्य बोलना चाहिए। तुम्हारी बात सुनते सुनते मैं उकता गया हूँ। बालक खाना खाकर और दूध पीकर सो गया। हमें समस्त प्राणी मात्र का हित सोचना चाहिए। तो यहाँ पर जो आंसर की में आंसर माना गया है, बालक खाना खाकर और दूध पीकर सो गया, ठीक है, तो ये आएगा। अगला हमारा प्रश्न है, वाक्य रचना से संबंधित कौन सा विवरण सही नहीं है? वाक्य में पद कर्म का सामान्य नियम है, पहले कर्ता फिर कर्म और अंत में क्या होती है? क्रिया होती है, तो ये सही है, ठीक है। दूसरा है, द्विकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में मुख्य कर्म पहले और गौण कर्म बाद में आता है। तो इसकी हम चर्चा कर चुके हैं, ये ध्यान में रखना। आप देखते हैं कितने को पता चलता है। जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अतिरिक्त एक या अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं, ठीक है। संयुक्त वाक्य के मुख्य वाक्यों को समानाधिकरण उपवाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है तो ये गलत है। क्यों गलत है? जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, श्याम ने राम को पुस्तक पढ़ाई, ठीक है,
पुस्तक पढ़ाई। तो पहले यहाँ आ जाएगा क्या पढ़ाई, पुस्तक। ठीक है, क्या पढ़ाई, पुस्तक। किसको पढ़ाई, राम को। दो कर्म आ गए, द्विकर्मक क्रिया है। तो पदार्थवाची जो कर्म होता है वो हो गया मुख्य। ठीक है, और प्राणीवाची होता है राम आ गया, ये हो गया गौण। और गौण के साथ को लगता है, ये भी ध्यान रखना है, गौण कर्म के साथ को लगता है। तो पहली पहचान तो ये हो गई कि ये प्राणीवाची है, तो इसका मतलब ये क्या है, गौण है, और इसके साथ को लगा है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है कि द्विकर्मक क्रियाओं वाले वाक्यों में मुख्य कर्म पहले और गौण कर्म बाद में होता है। तो यहाँ पर गौण कर्म कौन है, राम है। ठीक है, तो गौण कर्म पहले आएगा और मुख्य कर्म बाद में आएगा। तो यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर क्या आना था कि गौण कर्म पहले और मुख्य कर्म बाद में आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 112 नंबर प्रश्न। अगला है कौन सा कथन संगत नहीं है। 113 नंबर प्रश्न है, भक्तिकालीन कृष्ण काव्य प्रबंधक और मुक्तक दोनों रूपों में समान रूप से रचा गया है। तो पहला ही ऑप्शन सही नहीं है। जो भक्तिकालीन कृष्ण काव्य है वो मुक्तक छंद में, मुक्तक रूप में, और जो राम काव्य है वो प्रबंधक में। ठीक है, इस तरीके से इसका आना था। अष्टशाप के कवियों में नंददास को छोड़कर प्राय सभी कवियों ने सूरदास का अनुकरण किया है। तो ये भी सही है। पुष्टि मार्गीय कृष्ण काव्य में गोपाल कृष्ण की बाल लीलाओं को विशेष महत्व दिया गया है। गुसाई, हित, हरिवंश तथा उनके अनुयायी, सारे पॉइंट ध्यान में रखने हैं। भक्त और स्वामी हरिदास तथा उसके अनुयायी भक्त कवि सभी लगभग एकांत रूप से राधा और गोपियों के साथ कृष्ण की प्रेम क्रीड़ाओं के वर्णन में ही अधिक मग्न दिखाई देते हैं। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग्म नहीं है। तो कौन सा नहीं है, विरल, सघन, संलिप्त, निर्लिप्त, अनिमेष, निर्निमेष, निषिद्ध, विहित। तो यहाँ पर अनिमेष और निर्निमेष दोनों का ही एक ही अर्थ होता है, बिना पलक झपकाए, एकटक। ठीक है, तो ये तो दोनों समानार्थी हो गए, तो यही हमारा सही आंसर है कि ये असंगत है। नेक्स्ट है, इसमें कवियों की संख्या की अपेक्षा कवियों के महत्व पर अधिक ध्यान दिया गया है। काव्य धाराओं का विवेचन जैसा इस इतिहास में है वैसा अन्यत्र नहीं। शुक्ल जी के हिंदी साहित्य का इतिहास के संबंध में ये कथन किसका है। तो ये कथन किसका है, ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। स्टेटमेंट याद रखनी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संत काव्यधारा में परिलक्षित नहीं होता। ठीक है, तो कौन सा नहीं होता, नाम जप को साधना का मूलाधार मानना, गुरु को ब्रह्म से भी महान मानना, साधना का द्वार सबके लिए उन्मुक्त मानना, वैष्णवों की नवदा शक्ति का परंपरा समर्थित रूप का समर्थन करना। तो तीनों ही पॉइंट सही है, ये गलत है, यही हमारा आंसर है। क्योंकि गुरु को ब्रह्मा से महान मानते थे। ठीक है, संत जैसे कबीरदास ही हो गए, और साधना भी सबके लिए मानते थे। ये सारे पॉइंट सही है। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति साहित्यिक अकादमी पुरस्कृत नहीं हुई है। तो यहाँ पर पहले है कली कथा वाया बाईपास। तो इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कब मिला है, 2001 में मिला है। किसकी रचना है, अलका श्रावगी की रचना है जी। ठीक है, उसके बाद पोस्ट बॉक्स नंबर, ये नहीं मेरे को पता कितना है, नाला सोपारा, तो इस पर भी मिला है। सूरज का 7वां घोड़ा पर नहीं मिला है। ठीक है, जो मुझे चांद चाहिए, इस पर भी मिला है। ये रचना किसकी है, सुरेंद्र वर्मा की। ये कब मिला है, 1996 में मिला है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार की पूरी वीडियो करवा रखी है, जिसने नहीं देखी जरूर देख लेना, एक आधा प्रश्न वहाँ से आ जाता है। विकल्प द्वारा निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों को सम्मिलित कीजिए। तो सीधे सीधे हम सम्मिलित करते हैं। पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है, पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल की है। ठीक है, किसकी है, मंगलेश डबराल की है। कल सुनना मुझे किसकी है, सुदामा पांडे धूमिल की है। खूंटियों पर टंगे लोग, ये किसकी है, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। चुका भी हूँ मैं नहीं, शमशेर बहादुर सिंह की। तो एक दो प्रश्न ऐसे रचनाओं से जुड़े हुए जरूर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। तो ये जो मतलब कि स्टेटमेंट है, आप कह लीजिए, ये पता नहीं कितने सारे एग्जाम में पूछी गई है, हर हिंदी के एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये किसकी है, अच्छे से याद रखनी है, किसकी है ये, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, सबको ही पता होगी। ठीक है, क्लास अच्छी लगी तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एक कुत्ता और एक मैना पाठ के अनुसार किस रचनाकार की कविताओं में पशु पक्षियों के संवेदनशील जीवन का बहुत सूक्ष्म निरीक्षण है? तो किसके बारे में है ये? रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। किसने कहा है? कुत्ता और मैना किसकी रचना है? कुत्ता और मैना किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना, ये भी याद रखनी है। और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में ये बात हुई है। अगला है, कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। पहले तो सभी विद्वानों ने क्रिया विशेषणों के दो ही भेद माने हैं, तो यही जो हमारा आंसर है वो गलत है, क्योंकि क्रिया विशेषण के दो भेद नहीं हैं। क्योंकि अर्थ के आधार क्रिया विशेषण के रूप के आधार पर तीन भेद हैं। कौन कौन से? मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और कारण क्रिया विशेषण। और रूप के आधार पर तीन हैं, फिर प्रयोग के आधार पर भी तीन हैं, साधारण क्रिया विशेषण, अनुबद्ध क्रिया विशेषण और संयोजक क्रिया विशेषण। उसके बाद अर्थ के आधार पर चार हैं, जो मतलब पॉपुलर हैं, ज़्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं। वो है स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। तो ये कथन 21वें प्रश्न का पहला ही कथन गलत है, हमारा ऑप्शन। अगला है, प्रयोग के अनुसार स्वंद सूचक अव्यय दो प्रकार के होते हैं, स्वंद और अनुबंध। ठीक है, या असवंद। तो ये सही है, प्रयोग के आधार पर स्वंद सूचक अव्यय के दो प्रकार होते हैं, लेकिन प्रयोग उसके अर्थ के आधार पर पूछ लिए जाए ना, तो ये भी ध्यान रखना है। प्रयोग के आधार पर पूछ लिए तो अर्थ के आधार पर भी पूछे जा सकते हैं। अर्थ के आधार पर 14 होते हैं इसके प्रकार। ठीक है, फिर समुच्चयबोधक अवयवों के मुख्य दो भेद हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे इनके चार चार भेद हैं और वो भी पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर विस्मयादि बोधक शब्द वाक्य से स्वतंत्र होते हैं, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा कथन असंगत है? अविधा को आचार्यों ने शब्द की प्रथमा शक्ति कहा है। अविधा को आचार्यों ने शब्द की प्रथमा शक्ति कहा है। अविधा शब्द के प्रसंग प्राप्त अन्य अर्थ का भी बोध कराती है। तो ये पॉइंट गलत है, ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये कोशगत अर्थ का बोध कराती है। ठीक है, शब्दकोश में शब्द का जो अर्थ दिया जाता है उसका आधार अविधा शक्ति है, तो ये ठीक है। अविधा शक्ति के द्वारा तीन प्रकार के शब्दों रूढ़, यौगिक और यौगरूढ़ अर्थबोध का अर्थबोध होता है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है, संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प षट आत्मा। ठीक है, ठीक है, उद्श्वसन, उच्छ्वसन, ये भी ठीक है। सुअल्प, स्वल्प, बाणी औचित्य, बाण्योचित्य, तो ये गलत है। गलती इसमें क्या है, यहाँ पर दो मात्राएं आएगी, यह को दो मात्रा आ जाएगी। ठीक है, बाकी सही है, तो इस तरीके से ये ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं हुआ है? शरासन सही है, पर्यंक का भी सही है, सदाशय का सही है, घटाटोप इसका सही नहीं है, और इसका मुझे पता भी नहीं किस तरीके से इसका सही आएगा। ठीक है, अगर आपको मिले तो आप कमेंट में भी जरूर लिख देना घटाटोप का किस तरीके से, ये गलत क्यों है, सही कैसा आएगा। ठीक है, अगला है, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। ठीक है, तो इसका ये उक्त दोहे में प्रयुक्त अलंकार पूछा है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें विरोधाभास और श्लेष है, विरोधाभास और श्लेष अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एत एव विप्रस्ता गुणा काव्येषु कीर्तता गुण विषयक उक्त मत किस आचार्य का है? तो ये किसका हो जाएगा? भरत मुनि का हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, इसको रट्टा मार लेना कि ये भरत मुनि का है। ठीक है, किस शब्द में अप्रत्ययवाचक अप्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो आदित्य, आदित्य, वात्सायन अन आ गया, दोहित्र अ, पाथेय ए आ गया, ए आ गया, अन आ गया, तो अ किस में आ गया? दोहित्र में। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न है, विदेशी भाषा के उपसर्गों से निर्मित शब्द पहचानिए। कापथ, कुसंग, अवतार, दुबला, कुलक्षणी, निराकार, दरअसल, बेचारा। तो कौन से ऑप्शन में आपको विदेशी भाषा के उपसर्ग दिख रहे हैं? तो चौथा जो ऑप्शन है दर आ गया, इसमें बे आ गया, तो ये विदेशी भाषा के, तो यही हमारा सही आंसर है। किस विद्वान ने कनौजी और बुंदेली का अलग अलग अस्तित्व न मानकर उन्हें ब्रज भाषा के ही रूप माने हैं? तो किसने माने हैं? धीरेन्द्र वर्मा ने। किसने? धीरेन्द्र वर्मा ने। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, छाया मत छूना कविता में छाया शब्द से कवि का क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पर छाया से क्या अभिप्राय है? विगत की सुखद काल्पनिकता। ठीक है, तो ये यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का योग मार्ग ही था। तो ये कथन किसका है? तो ये किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, किस विद्वान ने केवल पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को ही वास्तविक हिंदी माना है? तो किसने माना है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने माना है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार अंबेडकर के विचारों के अनुरूप नहीं है? तो अंबेडकर जी की रचनाएं हैं 11वीं कक्षा में, 12वीं में है शायद, तो उसको एक श्रम विभाजन है, एक मेरे सपनों का पता नहीं भारत है, इस तरीके से है, तो उसी में से ये प्रश्न लिया गया है। तो इस पे जो सही आंसर हो जाएगा, जाति प्रथा श्रम विभाजन की दोष मुक्त व्यवस्था है। जाति प्रथा श्रम विभाजन की दोष मुक्त मुक्त लिखा है ना, दोष मुक्त व्यवस्था है, तो यही सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भय बानर निकर आई गयु हनुमान जिमी लक्ष्मण मूर्छा से संबंधित उक्त काव्यांश में हनुमान के अवतरण को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जाते हैं, जब तक नहीं आते तो तब तक सारी सेना मतलब बेचैन रहती है, राम विलाप कर रहे होते हैं लक्ष्मण को हृदय से लगाकर, लेकिन जैसे ही उसमें मतलब पूरा यहाँ वहाँ पर क्या होता है, करुण रस होता है, लेकिन जैसे ही हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ जाते हैं तो करुण रस किस रस में बदल जाता है? वीर रस में बदल जाता है। इम्पोर्टेंट है, तो ये तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो यहाँ पर तालाब, तड़ाग, पुरंदर, इंदर, यमुना, कालिंदी, तो गिरी, कानन, तो ये क्या है? एक दोनों पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एते वैदर्भ मार्गस्य प्राण दशगुणा स्मृता उक्त मत किस आचार्य का? काव्य शास्त्र से काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं, तो आपको करना पड़ेगा अच्छे से, 10 के करीब क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा दंडी। क्या आ जाएगा? दंडी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 137वां प्रश्न, श्रृंगार रस विषय कौन सा कथन गलत है? भरत मुनि इसे उज्ज्वल, पवित्र और उत्तम मानकर इसका रस राजत्व सिद्ध करते हैं। ठीक है। अगला है, इसके उदीपक विभागों के अंतर्गत मानव, मानवेतर, प्रकृति, देवता, जड़, चेतन सभी आ जाते हैं। नायक नायिका के संबंधों की कल्पना के आधार पर इसके 2 भेद किए गए हैं। ठीक है। इसमें समस्त सात्विक भावों और संचारी भावों का समावेश हो जाता है, तो ये यहाँ पर गलत है। ऊपर वाले तीनों पॉइंट याद रखने, तीनों उसके बारे में सही है। रस निष्पत्ति से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? रस निष्पत्ति से तो भट्ट लोलट का मत आरोपवाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। शंकुक के मतानुसार चित्र तुरंग न्याय से सामाजिक को अनुकर्ता में अनुकार्य की प्रतीति हो जाती है। भट्ट नायक के अनुसार भोजत्व व्यापार द्वारा विभावादी का साधारणीकरण होता है। अभिनव गुप्त ने रस को व्यंग मानकर उसकी सहृदय निष्ठता स्वीकार की है। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर आ जाएगा
भट्ट नायक के अनुसार भोजकत्व व्यापार द्वारा विवाहवादी का साधारणीकरण होता है। ये यहाँ पर आंसर की में सही माना गया है। अगला है निम्नलिखित में से असंगत कथन। तो असंगत कौन सा? जब लोक और शास्त्र के कथित नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो दुष्क्रमत्व दोष होता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है, दोष कल ही पढ़ाए हैं, तो ये सही है। श्रुति कुटुत्व शब्द दोष है जो प्राय कोमल रसों में ही होता है। ठीक है, तो ये अगला देखते हैं। अप्रतीत्व अर्थगत और शब्दगत दोनों प्रकार का काव्य दोष है। शब्द का क्रम वाक्य रचना की दृष्टि से दूषित होने पर अक्रम तो दोष होता है, तो ये भी सही है। यहाँ पर अप्रतीति तो अर्थगत होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। कल की क्लास जरूर देख लेना, जिसने नहीं देखी। दोष से प्रश्न आएगा, हेतु से भी प्रश्न बनेगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 140। निम्नलिखित शब्दों की शुद्धता पर विचार कीजिए। अन्योनाश्रित पहला ही शब्द गलत है, तो ये क्यों गलत है? अन्यो आश्रित। ठीक है, इसका सही वर्तनी ये होगी। दूसरा संध, ये ठीक है। संप्रभुता ठीक है। पदोन्ति भी गलत है। क्यों गलत है? अपदोन्ति, यहाँ पर दो मात्राएं नहीं आएगी, तो ये भी हो गया। पर्यवसान ठीक है, तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा बैस है ये। ठीक है, बैस है ये यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है? यथामति मति के अनुसार, देहलता देहरूपी लता, शोकाकुल शोक में आकुल, प्रयोगशाला प्रयोग के लिए शाला। तो यहाँ पर शोक में आकुल नहीं, शोक से आकुल आ जाएगा। ठीक है, शोक से आकुल कर्ण तत्पुरुष आ जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला है रसा अवयवों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? रसा अवयवों के, रस मतलब अवयवों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? विभाव रस का हेतु निमित्त या कारण है। अनुभाव को रस का कार्य कहा जाता है, ये विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं। भाव के पश्चात उत्पन्न होने वाली चेष्टाएं 4 प्रकार की होती हैं। व्यभिचारी भाव स्थायी भाव के उपकारक होते हैं और रस की सिद्धि तक स्थिर रहते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 ही आएगा। ठीक है, एक आधे दिन में रस छंद और अलंकार अच्छे से करवाते हैं। ठीक है, ताकि ये सारे प्रश्न आपके क्लियर हो जाएं। अगला हमारा प्रश्न है, मियाँ की जूती मियाँ के सिर, लोकोक्ति का उपयुक्त भावार्थ। तो किसी को उसी की चाल से हराना, तो ये हो जाएगा इसका सही अर्थ। किन समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सुमेलित नहीं है? कंथा कथा, गुदड़ी कहानी, इत्र इत्र दूसरा सुगंधित द्रव्य, इत्र होता है दूसरा, इत्र हो गया वो जो होता है सेंट वगैरह, सुगंधित द्रव्य हो गया। तान आलाप, ताना आक्षेप वाक्य, उपेक्षा अपेक्षा। तो यहाँ पर उपेक्षा आशा नहीं होती, निराद्र होता है, ये तो तिरस्कार। अपेक्षा ध्यान न देना, तो अपेक्षा आशा होती है, ये होता है, तो यहाँ पर ये गलत है। मतलब इस प्रकार से भी अगर आपको मिल जाए कि सही इसका क्रम ना हो तो भी गलत होता है, तो यहाँ पर यही हमारा सही आंसर है। माटी वाली कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? माटी वाली कहानी का जो केंद्रीय भाव है वो है विस्थापन की समस्या। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, डेल सो बनाए मेलत सभा के बीच लोगन कवित कीबो खेल करी जानो है। उक्त काव्यांश के रचनाकार पूछे गए हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठाकुर के, ये ठाकुर हैं इसके रचनाकार। कौन सा वाक्यांश और तत्संधी शब्द असंगत है? समूह या झुंड से निकाला, यूथवृष्ट, बोलने में संकोच न करने वाला, वाक चतुर नहीं होता, मजाक उड़ाने वाली हंसी उपहास होती है, वह विजित देश जिसमें विजेता देश के लोग आकर बस गए हों, उपनिवेश। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृतांत में किस भूभाग की यात्रा का वर्णन है? तो 10वीं कक्षा में ये है पाठ है, गंतोक और
उससे गंतोक और उससे आगे हिमालय तक। ठीक है, तो ये सही आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एनसीईआरटी से भी 10 के करीब क्वेश्चन बन रहे हैं, काव्य शास्त्र से भी इतने, हिंदी साहित्य से भी, और व्याकरण के तो काफ़ी सारे हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? बीसलदेव रासों का अंगी रस वीर रस है। तो पहला ही कथन सही नहीं है, क्योंकि बीसलदेव रासों का जो अंगी रस है श्रृंगार रस है और नरपति नाल की ये रचना है। अगले देखते हैं, मुनि जिन विजय ने भरतेश्वर बाहुबली रास को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। ठीक है। राम सिंह कृत पाहुड़ दोहा में इंद्रिय सुख की निंदा और त्याग, आत्मज्ञान तथा आत्मानुभूति को महत्व दिया है, यह भी ठीक है। राहुल सांकृत्यायन सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, तो ये भी सही है। आज की क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है। आलो अंधारी नामक आत्मकथांत किसकी रचना है? तो बेबी हालदार की ये रचना है। ठीक है, और ये भी 11वीं कक्षा में लगी हुई है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। कम से कम आपको ये आइडिया जरूर होगा कि कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और जो काव्य शास्त्र के प्रश्न किस लेवल के पूछे जाते हैं। मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ने से काम नहीं चलेगा, डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा। काव्य हेतु, काव्य दोष मैंने करवाए हैं, वहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। इसी तरीके से काव्य गुण भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मतलब वो वहाँ से प्रश्न आएगा तो आपका जरूर सॉल्व होगा। उसके अलावा रस अलंकार छंद से प्रश्न बन रहे हैं, तो तीनों ही टॉपिक हम अच्छे से डिटेल से करेंगे। मिलते हैं फिर ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।